सलाम और आज के इस अहम जायजे में खुशामदीद। आज हम 30 अप्रैल 2026 को सामने आने वाले एक इंतहाई अहम जियोपॉलिटिकल पैगाम का गैर जानिबदाराना तज्जिया करने वाले हैं। ये पैगाम ईरानी रहनुमा सैयद मुज्तबा हुसैनी खामने की तरफ से जारी किया गया है और सच पूछें तो आबनाए हुर्मुज़ के मुस्तकबिल के हवाले से इसके असरात बहुत गहरे हो सकते हैं। तो चलिए सीधा मौजू की तरफ चलते हैं। इस पैगाम की असल मंतिक को समझने के लिए हम इन 5 बुनियादी नुकात पर बात करेंगे। खलीज फारिस की अहमियत, सदियों पर मुहीत साम्राज्य मुखालिफ जद्दोजहद, तीसरी मुसल्लत करदा जंग का तसव्वुर, खित्ते में अमरीका के बाद के हालात और आखिर में आबनाए के लिए तजवीज़ करदा नए कवानीन। तो आगाज़ करते हैं पहले हिस्से से, यानी खलीज फारस की अहमियत। देखें, दिलचस्प बात यह है कि इस दस्तावेज़ में इस आबी रास्ते को महज एक जोग्राफियाई मुकाम नहीं कहा गया, बल्कि इसे एक खुदाई नेमत और ईरानी शनाख्त का एक बिल्कुल बुनियादी हिस्सा करार दिया गया है। अच्छा, ये याद रखना ज़रूरी है कि ये पैगाम ख़ास कौमी यौम खलीज फ़ारस के मौके पर सामने आया है। ये दिन तारीख़ी तौर पर पुर्तगालियों की बेदखली और आबनाए हरमस की आज़ादी की याद में मनाया जाता है, और अब इसी तारीख़ी दिन को बुनियाद बनाकर जदीद जोग्राफियाई और सियासी दावे किए जा रहे हैं। ये एक तरह से माजी को हाल के साथ जोड़ने की कोशिश है। अब सोचने की बात यह है कि सदियों से आलमी ताकतों की नज़रें इस खित्ते पे आखिर क्यों जमी हुई हैं। माखिज़ के मुताबिक इसकी सीधी सी वजह इसकी इंतहाई अहम तस्वीराती और माशी हैसियत है। ये कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है, ये आबनाए हॉर्मुज़ और बहीरे ओमान के जरिए दुनिया की मईशतों को जोड़ने वाली एक लाइफ लाइन है, और यही वो चीज़ है जो गैर मुल्की ताकतों को अपनी तरफ खींचती है। बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, साम्राज्य मुखालिफ जद्दोजहद। इस पूरे जायजे में जो बात सबसे ज़्यादा तवज्जो तलब है वो ये है कि कैसे मुज़ाहमत की एक बहुत तवील सदियों पुरानी टाइमलाइन बनाकर आज के इस बयानिए को मजबूत किया जा रहा है। अगर हम तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो 1500 की दहाई में पुर्तगालियों की बेदखली, फिर 1600 की दहाई में डच और 1800 में बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ मुज़ाहमत का जिक्र मिलता है। इस पैगाम में उन तमाम तारीख़ी वाक़यात को एक ख़ास तरतीब में पेश किया गया है ताकि ये साबित किया जा सके कि 2026 में अमरीकी अफ़वाज के साथ जो तसादुम हुआ वो कोई अचानक या नया वाक़या नहीं, बल्कि इसी सदियों पुरानी साम्राज्य मुखालिफ जिद्दोजहद का तसलसल है। इसी वसी तारीख़ी पस मंजर का हवाला देते हुए वाज़े तौर पर कहा गया है कि ईरानी कौम ने खलीज फ़ारस की आज़ादी और गैर मुल्की हमलावरों का मुकाबला करने के लिए सबसे बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। बुनियादी तौर पर माजी की उन कुर्बानियों को उभार कर ये दावा किया जा रहा है कि खित्ते की आज़ादी का फितरी मुहाफिज कौन है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जिसे तीसरी मुसल्लत करदा जंग का नाम दिया गया है। दरअसल इस हालिया एलामिये और पॉलिसी में इतनी बड़ी तब्दीली की सबसे फौरी वजह खित्ते में होने वाला एक हालिया और शदीद तसादुम है। 60 दिन। जी हाँ, इस पूरे बयानिए का मरकज़ 60 दिन पर मुहीत वो हालिया तसादुम है जिसमें ईरानी बहरी अफ़वाज और जनूबी ईरान के नौजवानों ने उन ताकतों का मुकाबला किया जिन्हें दस्तावेज़ में दुनिया के इक़्तिबास के तौर पर बदमाश कहा गया है। माखज़ के मुताबिक खित्ते में एक बहुत बड़ी फौजी नकलो हरकत की गई, लेकिन उसके बावजूद इसे एक ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त करार दिया गया है। दावा यह किया जा रहा है कि इस 60 दिन की कशीदगी ने इलाकाई हुक्मरानों और दुनिया पर यह साबित कर दिया है कि अमरीकी अफ़वाज सलामती बरकरार नहीं रख सकती, और यहाँ तक कि उनके अस्करी आड़ों को बिल्कुल खोखला करार दे दिया गया है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है, मुसन्निफ़ इस 60 रोज़ा तसादुम को एक हतमी फ़तह करार देकर मशरिक़ वुस्ता के मुस्तकबिल की नई तारीफ़ कैसे कर रहा है। देखें, यहीं से नज़रिया माजी की शिकायत से निकलकर मुस्तकबिल के एक इंतहाई सख्त बल्कि जारिहाना तसव्वुर की तरफ मुड़ जाता है। और ये हमें चौथे हिस्से की तरफ ले जाता है, खित्ते का वो तसव्वुर जो अमेरिका के बाद का है। इस दस्तावेज़ की कहानी का सबसे अहम मोड़ वो बराह रास्त मुवाजना है जो मौजूदा हालात और उनके तजवीज़ करदा नए इलाक़ी निज़ाम के दरमियान किया गया है। यहाँ हमें एक बहुत ही ब्लैक एंड वाइट यानी वाज़े दो तरफ़ा नज़रिया देखने को मिलता है। एक तरफ अमरीकी मौजूदगी है जिसे अदम इस्तेहकाम, खोखले अड्डों और फसाद फैलाने की वजह बताया गया है, और दूसरी तरफ एक नया इलाकाई निज़ाम है जिसके बारे में दावा है कि ये मुज़ाहमत से चलेगा और खुशहाली, तरक्की और एक मुश्तरका पुरअमन मुस्तकबिल लाएगा। बुनियादी तौर पर यह कहा जा रहा है कि खुशहाली तभी मुमकिन है जब गैर मुल्की असर और रसूख मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। ज़रा इस जुमले पर गौर करें। गैर मुल्की जो हज़ारों किलोमीटर दूर से लालच में आकर फसाद फैलाने आते हैं, उनकी जगह समंदर की तय के सिवा और कहीं नहीं। ये बहुत ही सख्त और जंगजू अल्फाज हैं।
یہ پیغام غیر ملکی افواج کی اس خطے میں موجودگی کے حوالے سے ایک بالکل ناقابل سمجھوتا اور دو ٹوک اعلان کر رہا ہے۔ اور بات صرف سرحدوں کی حفاظت تک محدود نہیں ہے۔ دستاویز میں دفاع کیے جانے والے قومی اثاثوں کی فہرست خاصی طویل کر دی گئی ہے۔ اس میں شناخت، روحانی ٹیکنالوجی، سائنسی ترقی اور ظاہر ہے جدید نینو، بائیو اور یہاں تک کہ جوہری اور میزائل صلاحیتوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ ایک طرح سے یہ اعتراف ہے کہ 90 ملین ایرانی اب ان تمام جدید ترین اثاثوں کا بھرپور دفاع کریں گے۔ آخر میں ہم اپنے تجزیے کے 5ویں اور سب سے اہم حصے تک پہنچ گئے ہیں، آبنائے کے نئے قوانین۔ یہ اس پوری دستاویز کا کلائمیکس ہے، جہاں دنیا کے ایک انتہائی اہم معاشی راستے کے لیے بالکل نئی پالیسی کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ دستاویز یہ اعلان کرتی ہے کہ ایک نیا باب لکھا جا رہا ہے۔ ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز پر براہ راست انتظام سنبھالے گا تاکہ اس آبی راستے کے، جسے وہ دشمنانہ غلط استعمال کہتے ہیں، اس کو ختم کیا جا سکے۔ یہ ایک یک طرفہ فیصلہ ہے جس کے عالمی تجارت پر واقعی بہت گہرے اثرات ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک پورا لائحہ عمل بھی دیا گیا ہے۔ پہلے، آبنائے کا نیا انتظام اور قانونی ضوابط قائم کرنا۔ دوسرا، دشمن کے غلط استعمال کو ختم کرنا۔ اور تیسرا، خطے کے تمام عوام کے لیے معاشی برکتوں کو محفوظ بنانا۔ مصنف کا دعویٰ ہے کہ یہ نئے سمندری قوانین ہر حال میں نافذ کیے جائیں گے، چاہے کوئی بھی غیر ملکی طاقت اس کی مخالفت کرے۔ اور اب یہ سب ہمیں ایک بہت ہی بڑے اور سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوال پر لا کھڑا کرتا ہے۔ جب آبنائے ہرمز کا یہ نیا انتظام نافذ ہوگا تو دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں اور بین الاقوامی فوجی طاقتیں اس نام نہاد نئے علاقائی اور عالمی نظام کے آغاز پر کیسا رد عمل دیں گی؟ اگر اس قدر وسیع اور یک طرفہ دعووں کو واقعی عملی جامہ پہنایا جاتا ہے تو آنے والا وقت عالمی تجارت اور سیاست کے لیے کیا نیا رخ اختیار کرے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید آنے والا وقت ہی دے گا۔